हेलो विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस। बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये है कि आप लोगों के जो प्रश्न आने के लगभग चांसेस हैं फेल एग्जाम और कहा जाए तो एक तरीके से यूपी बोर्ड के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। देखो बच्चों, आप लोग एक चीज़ समझ लिया करो। बेटा देखो, कोई भी क्वेश्चंस या पेपर्स आते हैं तो उसमें एक क्या होता है, अगर हम अनसॉल्व को देखते हैं तो देखो क्वेश्चन कौन से सबसे ज़्यादा आए हैं। देखो बच्चा, अगर आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से, देखो बेटा वैसे तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन बच्चे कितनी मेहनत करते हैं कितने नहीं करते हैं, मगर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो इक्वल विषय को एक समान देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है सभी विषयों को समान समय देते हैं वो लोग। अगर आप मान लीजिए, अगर हिंदी को आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से तो समझ लीजिए हिंदी एक क्या है, एक ऐसा विषय हिंदी होता है बच्चा जो आपको नंबर बहुत दिलाता है। क्योंकि आपका भाई सब्जेक्टिव पेपर होता है बहुत अच्छा से। अगर इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। कहने का मतलब ये ना सोचो कि मैथ में 95, फिजिक्स में ही 99 गेन किए जा सकते हैं। आजकल विद्यार्थी देख रहे हो यूपी बोर्ड में 100 में 100 हिंदी में गेन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये लिखने वाले विषय में 100 में 100 नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब ऐसा कहाँ, आप तो देख लो रिजल्ट पे 100 में 100 आ रहे हैं यूपी बोर्ड में। अभी तक तो सीबीएसई में सुनने में आता था कि 100 में 100 आ रहे हैं, मगर अब तो यूपी बोर्ड में सुनने में आता है कि हिंदी में 100 में 100 आ रहे हैं। अरे दूर ही मत जाओ, मेरी कोचिंग में जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है जहां मैं पढ़ाता हूँ, 97 हाई स्कूल के बच्चे ने गेन किया, 95 इंटर के बच्चे ने गेन किए हैं। आप समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, इंटर क्लास और हाई स्कूल में। आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी विषय को सही से पढ़ेंगे तो आप उसको सही तरीके से जान पाएंगे। कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं रहता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि आप लोगों को यही नहीं पता कैसे पढ़ना है, इसको क्या क्या पढ़ना है। देखो ज्ञान तो हम पूरे साल अर्जन करते हैं बच्चा, है, मगर एग्जाम के एक दो 3 महीने पहले हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ना चाहिए कि पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आपको आज नंबर लाना भी बहुत जरूरी है। आज के समय में मैं तो कहता हूं कि आज के समय में नंबर लाना बहुत जरूरी है। नंबर ज्ञान तो जो ज्ञान की तो आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी है। ज्ञान तो हमेशा जरूरत योग्यता हमारी सिद्ध कर देता है, मगर बेटा आजकल नंबरों के भी कई जगह पर भाई डिमांड हो जाती है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही ज्यादा मांगे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो सिर्फ साइंस ही पढ़िए। बेटा आप लोग हिंदी इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से पढ़िए। बेटा ये लैंग्वेज है, मानना आपकी कोई विषय कमजोर तो होगी ही होगी, अवश्य कमजोर होगी है। तो कहने का मतलब अगर आपको नंबर कवर करने हैं तो आप हिंदी इंग्लिश पे फोकस करिए बच्चा, ये लैंग्वेज विषय है आपके। अगर आप इन पर नहीं फोकस करेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी एक कड़ी कहीं ना कहीं क्या रहेगी, कमजोर रहेगी। अब ये जाने न जाने बच्चे हैं, कहते नहीं है हर गलती बच्चा समझ नहीं पाता कि मैं गलती क्या है मेरी, है कोई किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमारी गलती पता चलती ना कि नहीं नहीं ये जो कर रहे हो ये गलत तरीके से कार्य कर रहे हो। अब कहने का मतलब है हिंदी का पेपर तुमको देना है, अब आपको पता ही नहीं कैसे क्या व्याख्या लिखनी, कैसे क्या अनुवाद करना है। अगर वो तुम गलत लिखोगे बाद, कहने का मतलब मेरा ये है बच्चा आप लोगों के लिए कि हिंदी को समझ डालो कि हिंदी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत जानने की जरूरत होती है। आज मैं उन्हीं प्रश्नों पे बात करूंगा हिंदी साहित्य बच्चा 12th के लिए कि क्या कैसे पढ़ो आप लोग। कहने का मतलब मैं समझाने के लिए ही आया हूं। वैसे मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कल से शायद मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, मतलब आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं। कल से शायद हम लोग क्लास ऑनलाइन प्रारंभ कर देंगे हैं। तो कहने का मतलब है कल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर हुई जुड़िए। कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। कहने का मतलब ये है कि कल से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हो जाएंगी। कल से मैं क्लास आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाऊंगा है। कहने का मतलब अभी भी बेहतर ही पढ़ा रहा हूं, मगर क्या है कुछ बच्चे समझ में नहीं पा रहे हैं। तो कारण है इसके पीछे कि बच्चे क्या है हिंदी में को एक कमजोर विषय समझकर पढ़ रहे हैं। अरे ये पेपर से पढ़ लेंगे। बच्चा कोई भी चीज हो, अगर आप मान लीजिए एक तरीके से ये छोटा सा पेड़ है, मान लीजिए आप, ठीक है, अब इसको चाहे आप उठाकर यहां रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, चाहे यहां जहां रखना चाहे आप रख सकते हैं इस पौधे को, ठीक है, जहां चाहे इस पौधे को आप रख सकते हैं बच्चा। अब मगर अगर हम ये बात कहें कि ये चारों एक हो जाए तो ये आप उठाकर नहीं रख सकते हैं कि यहां से यहां उठाकर रख दें, नहीं रख सकते आप। कहने का मतलब है अभी सब कुछ आपके लिए पौधा है, मगर जब पेपर के समय आप आ जाएंगे तो ये सब आपके लिए क्या बन जाएगा, पर्वत बन जाएगा। कहने का मतलब है भाई ये अभी पौधा माने हुए हो इसको, एक तरीके से जहां पर वहां लगा दे लो, और यही पौधा जाकर अभी पेड़ बनेगा, यही पौधा जाकर अभी पेड़ बन जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, अरे रे रे अब तो बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ें,
है, समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब अभी पौधा है तो इसको पौधा ही बने रहने दीजिए, कहने में पेड़ मत बनने दीजिएगा, आप पढ़िए, इसको समझिए। तो कहने का मतलब मेरा यही बच्चा है कि आप लोग बहुत अच्छे मन से पढ़ें हैं। अब भाई आपको विषय तो सब जरूरत है ना, नंबर तो सब में मिल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिल रहे हिंदी इंग्लिश में। कहने का मतलब कुछ बच्चों की मेंटालिटी जो होती है ना बच्चा, वो बन जाती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना चाहिए। मैं जानता हूँ उनको कैरियर उसी साइड में बनाना है, मगर बेटा इस समय जो नंबर की आवश्यकता है वो आपको पांचों विषय लेकर इक्वल चलने हैं। इंटर क्लास को पांचों विषय इक्वल लेकर चलने हैं आपको। अगर ये पांचों विषय आप इक्वल लेकर नहीं चलेंगे, पांचों विषय, तो भाई इक्वल मार्क्स कहाँ आ पाएंगे आपके। 90 की उम्मीद रखे हुए हो परसेंटेज की, और आप 90 लाना चाह रहे हैं, तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश में 90 ना ला पाए तो अब क्या करेंगे बच्चा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करिए। चलिए हम अपने विषयों पर बात करते हैं। आज हम कहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात। बच्चा कहने का मतलब है कि मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा जो आपके पेपर में आने के फुल चांसेस हैं, आप लोगों को उसको पढ़ना है। कहने का मतलब आप पढ़ोगे नहीं तो समझ भी नहीं पाओगे। तो आज एक एक चीज पहले समझ लो, हमें शुरुआत से समझना क्या है। सबसे पहले जो बच्चा बात होती है वो हमारे होते हैं हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य होता है आपका बच्चा। कहने का मतलब आपका जो गद्य साहित्य है यह है, इससे आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। कौन से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके? आपके 5 कैसे 5 प्रश्न बहुविकल्पी। कहने का मतलब 5 प्रश्न आपके गद्य साहित्य से जो होते हैं बच्चा, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वही 5 प्रश्न फिर बाद में किससे पूछ लिए जाते हैं बच्चा? आपके पद साहित्य से। किससे बेटा? पद साहित्य। अब 5 प्रश्न आपके गद्य से होते हैं बेटा, 5 प्रश्न आपके पद से होते हैं। 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब ये टोटल बहुकल्पी आपके कितने होते हैं? 10 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा 10 मार्क्स कैसे क्या प्रश्न आते हैं आपके अंदर से। मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाया है आप लोगों को। अब 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं, मैं अपना वीडियो देख लूँ, रुका तो नहीं है बच्चा? नहीं रुका नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। तो कहने मतलब जो 10 मार्क्स के आपके 10 प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव वो भी कहा जाए बच्चा। तो कहने का मतलब जैसे आपसे पहला प्रश्न मान लीजिए पूछ लेते हैं कि मान लीजिए हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा है। पहला उपन्यास जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए पहला उपन्यास कौन सा है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। पहला उपन्यास अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का, अगर आपसे पहला उपन्यास पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। अब इसी तरीके के बेटा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु माना जाता है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? ऐसे प्रश्न आपके 5 आते हैं सिर्फ गद्य साहित्य से रिलेटेड। कभी कभी यही पूछ लेते हैं श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? तो आपको पता है विठल नाथ की रचना है ये श्रृंगार रस मंडन है, मंडल ना कर देना, मंडन है। तो कहने का मतलब ये है आपके ये सारे क्वेश्चन। तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िए। आपके मैं नोट्स बना रहा हूँ बच्चा। कल से जब ऑनलाइन क्लासेस हम कराएंगे तो हम पुनः एक बार शुरुआत से सब कुछ पढ़ाएंगे। जब कल से हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हम पुनः एक बार क्या शुरुआत से उठाएंगे सारे प्रश्नावली और अंत तक पढ़ाएंगे कि क्या क्या आएगा। मैं खासकर यूपी बोर्ड के लिए ही ला रहा हूं। अब आप समझ लीजिए बेटा आपके पद साहित्य से भाई प्रश्न पूछा गया, जैसे मान लीजिए पूछ दिया राम चरित मानस किस भाषा में लिखी हुई है? मान लीजिए भाषा पूछ दी जाए, किस भाषा में? तो आपको पता है कि भाई वो अवधि में लिखी हुई है। तुलसीदास की रामचरितमानस एक ग्रंथ है भाई। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधि में। तो पद साहित्य में ऐसे बेटा प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो आपके डाउट होते हैं बच्चों को हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में से प्रॉब्लम होती है कि इसमें से रचना कौन सी होगी। तो डरो मत, हम वे क्वेश्चन लाएंगे। देखो बेटा, अब इतना तो पता है 6 साल से पढ़ा ही रहा हूं, 6 वर्ष से मैं पढ़ा रहा हूं ऑफलाइन क्लासेस में। 6 वर्ष का पढ़ाने का मेरे पास अनुभव भी है बच्चा। तो कहने का मतलब ये है, और मेरे बच्चे पढ़ाए हुए 95 हिंदी में इंटर क्लास, कौन सी इंटर, और 97 मैंने बच्चे को दिलावा है, यानी कि दिलाया है हिंदी में 10th में। आप समझ सकते हैं कि मैंने इतने इतने नंबर दिलाए हैं बच्चों को यूपी बोर्ड में। तो कहने का मतलब है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया होगा आप लोगों को पता चल रहा होगा हमारे नंबरों से। कहने का मतलब है कि मैं यूपी बोर्ड के खासकर बच्चों को वही प्रश्न देता हूं जो ज्यादातर टीचर पूछता है। कभी कदार हो जाता है कि 1-2 प्रश्न नहीं आए हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम भाई भविष्य सबका जानते हैं, भविष्य थोड़ी हम जानते हैं किसी का। कहने का मतलब मगर 8-7 प्रश्न हमारे ही मिलेंगे उसमें, इतना तो मैं कह सकता हूं कि 8-7 प्रश्न आ जाते हैं। एक सीमा में मैं रचना लिखाता हूं, ज्यादा ज्यादा मैं रचनाएं जो आप लोगों को लिखवाऊंगा या पीडीएफ वो तुम लोगों को करवाऊंगा, 50 क्वेश्चन से ज्यादा हम प्रश्न नहीं देंगे आपको। हिंदी साहित्य के इतिहास से बस 50 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, उससे अंदर ही पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं टीचर पूछेगा। 1-2 प्रश्नों की बात छोड़ दो बच्चा मेरे लिए। तो आप लोग जो रचनाएं हैं अच्छे से पढ़िए, हम जल्दी कल जब आएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास ही पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों को कल जब शुरुआत करेंगे ऑनलाइन क्लासेस की, सबको लिंक शेयर करना है बच्चों, आप लोगों को अंश, ऋषभ, हर्षित, सब बच्चों, रिया, सब लोग शेयर करो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, हैं, जिससे कि अन्य बच्चों का भी लाभ हो सके, हैं। तो कहने का मतलब अब आप लोग पूछे 10 क्वेश्चन, 10 नंबर के आपके भाई बहुकल्पी प्रश्न मैंने बता दिए होंगे। अब आपके पास जो कहने का मतलब जीवन परिचय भैया आपका है। अब क्या बच्चा आपके पास है, एक तरीके से कहा है जीवन परिचय। क्या बच्चा, जीवन परिचय। अब आप जीवन परिचय किसका रेडी करिए बेटा। सबसे पहले आप देखो बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल का याद करिए, शरण अग्रवाल जी का याद करिए, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय तैयार करिए। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद करिए, ठीक है। अब आपका जो बेटा जो बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंस मान लिए, और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पढ़ लेना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कहने का मतलब आप प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना नहीं पढ़ेंगे, ये 3 जीवन परिचय पढ़िए। अब बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर बहुत ज्यादा है, आप 3 बता रहे हैं। अच्छा ये बताइए, किसी की जन्म मृत्यु शिक्षा स्थान और ये सब नहीं याद कर सकते हो। मेन टीचर क्या देखता है भैया, आपका जन्म स्थान देखता है, जन्म स्थान देखता है आपका, आपकी शिक्षा देखता है, जन्म स्थान क्या है, जन्म कब हुआ, जन्म की डेट बताइए, जन्म स्थान बताइए, शिक्षा बताइए, पिता बताइए अगर पिता का नाम दिए हैं तो, रचनाएं बताइए, मृत्यु बताइए, बस आपको क्या बताना ज्यादा होता है। कहने का मतलब इतनी चीजें अगर आप कॉमन करके याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोग इसमें से ये याद करिए बेटा वाजना। अगर हम पद के जीवन परिचय से बात करते हैं बच्चा आपके लिए, अगर पद की जीवन परिचय से बात करते हैं, देखो पद में क्या सबसे बड़ी बात, देखो बेटा सबसे पहली बात तो सोच लो, मैंने गद्य में बताया वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अब आप रेड्डी को नहीं याद करेंगे तो फिर कम हो जाएंगे जीवन परिचय, 2 रचनाएं मतलब आज ही में से जाएंगे, मगर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी को पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब देखो बेटा दूसरा प्रश्न क्या है आपका, जीवन परिचय में पद में अगर बात करूं, मैं पद में अगर जीवन परिचय की बात करूं बच्चा, तो आप लोग सबसे पहले जो याद करिए, मैथिली चरण गुप्त को याद करिए बेटा आपका।
मैथिली शरण गुप्त जी को याद करिए। दूसरी बात अगर करा जाए तो जयशंकर प्रसाद को बच्चा आप याद करिए। जयशंकर प्रसाद को बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। अगर दूसरा बात बेटा कहा जाए तो ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय से पूछ लेंगे बेटा। उपाध्याय तो कहने मतलब आप ये 3 अब बच्चों को लग रहा होगा 6 जन बचे, मगर बेटा क्या आपके 10 8 नंबर नहीं रेडी हो रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा। तो मैंने कहा बच्चा आप लोगों के लिए कि पद में आपका तो भाई 3 तैयार कर लोगे। अब देखो बच्चा आप लोगों को क्या करना है, अब व्याख्या आपको किसकी इसकी पढ़नी है। देखो बेटा आप राष्ट्र का स्वरूप मतलब राष्ट्र का स्वरूप, इससे व्याख्या आप तैयार करिए। देखो बेटा अब व्याख्या का जो पैटर्न है वो बदल चुका है। क्या हो चुका है, पैटर्न बदल चुका है। अब आपको पैराग्राफ से क्या होता है, क्वेश्चन छांटने होते हैं। क्या करने होते हैं, क्वेश्चन छांटने होते हैं। आपको क्वेश्चन दे देते हैं, वो लोग कहेंगे शीर्षक का नाम, लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपसे कहेंगे कि 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, आपको क्वेश्चन के उत्तर देने हैं, और क्वेश्चन के उत्तर आपके पैराग्राफ में ही छिपे होते हैं। अब आप समझ लीजिए मैं कौन कौन से चैप्टर बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण है। आप लोगों को व्याख्या बहुत आसान हो गई है, हमें पढ़ाएंगे कल ऑनलाइन से, बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन सी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। परेशान मत होना, मगर आज मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आप पढ़िए। आप लोग बेटा जरूर पढ़िए, चाहे आर्ट्स साइड को, चाहे साइंस साइड को, चाहे कॉमर्स के हो, मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा आपका। तो राष्ट्र का स्वरूप आप पढ़िए, ठीक है। अशोक के फूल, अशोक के फूल मतलब आपको अशोक के फूल पढ़ना है। और कहा जाए भाषा और आधुनिकता पढ़नी है। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, भाषा और आधुनिकता, तो आपको ये 3 चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़नी है। तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, ये समझ लीजिए। जिसने चैप्टर पढ़ लिया, जिस बच्चे ने, मैं कह रहा हूं उसको क्वेश्चन करने में कठिनता प्रतीति ही नहीं होगी। भाई जिसने खूब अच्छे से पढ़ा है उसको कहां से कठिनता लगेगी, भाई वो तुरंत उत्तर दे देगा कि ये बात इसमें बताई गई है। अब कठिन आपको जो ना पढ़ रहा है उसके लिए कठिनता है वो समझे पेपर के 1 महीना पहले पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये एक उनकी भूल है बच्चों की, जो बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर के 1 महीना पढ़ लेंगे। हिंदी है तो सरल है बेटा, कोई भी चीज सरल और कठिन नहीं होती, सब पढ़ने पर आधारित हो जाती है। जो पढ़ोगे वही समझ में आएगा। बाद में बच्चे क्या कहते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि बेटा, कहने का यही तात्पर्य है, कहानी क्या है, कहानी सुनो समझो क्या है उसका महत्व। मान लीजिए अब आपके सामने खाना रख दिया जाए, आपके सामने भैया खाना बढ़िया रख दिया गया, खूब पका पकाया है, आपके सामने ये खाना है, मान लीजिए पनीर है एक तरीके से। अब सोच रहे हो ये तुम्हारी मम्मी ने तुमको खाने के लिए दे दिया, रख दिया, कहा खा लेना। अब तुम ना खाओ तो क्या वो तुम्हारे पास चलकर आपके पेट में आ जाएगा? नहीं नहीं, मुझे ये बताइए, आ जाएगा आपके पेट में ये खाना? अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जब पढ़ोगे नहीं कोई चीज, किताब तो तुम्हारे पास है मगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो क्या ज्ञान अपने आप आ जाएगा हिंदी का? है, मुझे इसका उत्तर दीजिए आप लोग। भाई भैया उत्तर दीजिए आप लोग मुझे इसका। नहीं जाएगा ना? तो कहने का मतलब कैसे आप समझ लेते हैं कि 1 महीने सब कुछ हो जाएगा? है, किसी भी चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ मुझे इसको ऐसे पढ़ना है, इस विषय को ऐसे पढ़ना है। तुमको लगता है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कठिन है, हाँ वो वास्तव में कठिन है, मैं नहीं कहता कठिन नहीं है, मगर आप अगर उसको 2 घंटे देने फिजिक्स केमिस्ट्री को, आप उसको सिर्फ 20 मिनट दीजिए हिंदी को। मैं समझता हूँ लैंग्वेज एक चैप्टर अगर 20 मिनट में आप बहुत अच्छे से पढ़े ले रहे हैं तो ये आपकी स्मार्ट क्लास है। समझ लीजिएगा कि हाँ ये बात तो सही है। आप उसको 20 मिनट भी नहीं दे रहे हैं तो आपको नंबर कहाँ से मिल जाएंगे? 20 नंबर भी मिलना भारी हो जाएंगे। तो समझ लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ, मनोबल बढ़ा रहा हूँ कि आपको पढ़ना सब विषय है। इक्वल नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं सीख पाओगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ ये बात। दूसरी बात, मैंने कहा व्याख्या आपको इसकी पढ़नी है। अब आप दूसरी किसकी पढ़ेंगे बेटा? पद में पवन दूतिका। अगर आप पद में पढ़ेंगे बेटा, पवन दूतिका से पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ना इससे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा व्याख्या पूछी जाती है बच्चा। अगर आप इससे नहीं पढ़ेंगे तो फिर किससे पढ़ेंगे, मुझे बता दीजिए।
आप इससे पढ़िए और केकई का अनुताप भी पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहता हूँ, मगर जरूरी है, केकई का अनुताप आता है कभी कदा। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ पद में और तुम्हारे लिए, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु है, श्रद्धा मनु। सुमित्रानंद पंत का नौका विहार। आपको एक तरीके से पढ़ना ही है, यही आएगा, मैं ये भी कह रहा हूँ, इसी से आएगा प्रश्न आपका। अगर आप ये सब नहीं पढ़ते हैं, नौका विहार, पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। आप इससे व्याख्या पढ़िए। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये यूपी बोर्ड से आपके पहले से चालू होगा इतना ही यही कोर्स। यही यूपी बोर्ड में ना आए तब मुझसे कहना कमेंट में कि सर आया नहीं है कुछ ज़्यादा। बेटा जब अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आएगा, हैं? ऐसे थोड़ी आएगा। मेरे बताने से समझाना, मेरा काम बेटा समझाना पढ़ाना है, आपका काम याद करना है, समझना है। अब आप समझिए। दूसरी बात बेटा, अब आपको लिए अगर संस्कृत की बात की जाए बच्चा, अगर आपके संस्कृत से बात की जाए तो संस्कृत में भाई अनुवाद करने के लिए आता ही आता है। तो मान लीजिए आपके में अगर संस्कृत में बात की जाए, तो अगर चैप्टर में बात की जाए तो तुम लोगों में वैसे चैप्टर जो हैं ज़्यादा कठिन नहीं है, मगर आप लोग अगर इसके अनुवाद कर लीजिए, शुरुआत के 2 या 3 लेसन पढ़ लीजिए आप लोग इसके, ठीक है? शुरुआत के 2 या 3 लेसन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अच्छे से पढ़ोगे तभी सोच पाओगे कि मुझे क्या। जैसे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला है आपके में, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। और कहा जाए तो पंडित मदन मोहन मालवीय वाला जो लगा है, महामना मौलवी वाला, आप उसको पढ़िए। पंचशील सिद्धांता है, जिसमें गौतम बुद्ध के भाई सिद्धांत थे, तुम लोग जानते हो, पंचशीला सिद्धांता। आप लोग इन चैप्टरों को जरूर पढ़िए बेटा संस्कृत में, ठीक है? मैंने नाम एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ डालिएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो बेटा, और वैसे भी, और जो तुम्हारे में वो श्लोक करने के लिए आना है भाई, श्लोक आपको लिखने के लिए आता नहीं है, अनुवाद करने के लिए आता है आपके पास। तो अनुवाद करने के लिए आप लोग क्या करिए भाई, सुभाष सारणी बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप सुभाष सारणी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें से पक्का आ जाएगा, कोई वही नहीं है, वही एक अच्छा खासा ही है, उसी से अच्छे से श्लोक आते हैं। तो कहने का मतलब आप लोग बच्चा बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। अब आप लोगों में बेटा बची क्या है भाई, कहानी बची है। तो आप लोग कहानी में किसको पढ़ेंगे, कौन कौन सी कहानियां पढ़ के जाएंगे? देखो बेटा, अगर फणीश्वरनाथ रेणु की आपकी पंचलाइट, पंचलाइट बहुत अच्छे से पढ़िए आप लोग। और बहादुर, इन दोनों का सारांश बहुत अच्छे से पढ़िए। बहुत अच्छी कहानियां है बच्चा ये। अगर आप लोग बहादुर पढ़े भी होंगे, बहुत अच्छी प्यारी कहानी है ये। दोनों कहानी का सारांश पढ़िए आप लोग, ठीक है बच्चा? अब तुम्हारे पास बच्चा है सत्य की जीत, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जो आपका खंड काव्य लगा हुआ है। आपके में जो बच्चा खंड काव्य लगा हुआ है, खंड काव्य सत्य की जीत, सत्य की जीत, आपको द्रौपदी का मतलब, द्रौपदी का चरित्र चित्रण पढ़िए, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं पहले बता दे रहा हूं। अगर आप लोग इनको नहीं याद करोगे तो बेटा आप ही लोग बाद में कहोगे सर बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन है। अब आपके पास बेटा जो व्याकरण पैटर्न बचा हुआ है, क्या बचा हुआ बेटा? व्याकरण पैटर्न। अब देखो व्याकरण पैटर्न के लिए अगर हम बात करें आप लोगों के लिए, तो बहुत जरूरी व्याकरण में क्या होता है आपके लिए बच्चा? सबसे ज्यादा जरूरी आपका व्याकरण होता है। देखो आपके भाई अलंकार, रस, छंद, ये 3 चीजें आपके में बहुत जरूरी हैं, आपको आनी चाहिए। अब जैसे अलंकार आप कौन सा पढ़िए भैया? ज्यादा ज्यादा आप लोग पढ़िए उत्प्रेक्षा पढ़ लीजिए आप, संदेह पढ़ लीजिए आप, और अगर कहा जाए तो संदेह उत्प्रेक्षा, हाँ ज्यादातर यही पढ़ लीजिए, ठीक है? और रस आप पढ़िए बेटा, हास्य भी पढ़ लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग हास्य, हाँ हास्य ठीक रहेगा, हास्य पढ़ लीजिए बच्चा आप लोग। शांत पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है? और छंद तो आपके मैं श्रोठा और रोला लगा ही होता है,
तो रोला ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। कुंडलियाँ भी कभी कभी पूछ देते हैं, कुंडलियाँ मगर बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। आप लोग इतना इतना याद कर डालिए। अगर आप लोग इतना इतना याद कर ले रहे हैं तो अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। व्याकरण का उदाहरण सहित याद करना है आपको ये बच्चा, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चा, इंटर क्लास। कोई दिक्कत हो, आप तुम्हारी जो व्याकरण है बेटा वो बहुत इजी और सरल है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लूँ बच्चा जरा।